उसी टाइम सर हम 97 पे आते हैं, जो जर्नी और बढ़ाते हैं 30 साल की। उसी टाइम पे आप बता रहे थे कि जितना भी आपने 7-8 साल में कमाया वो सारा ही एक बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया। यू वर इनटू अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वो टाइम को भी थोड़ा समझते हैं, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस इन अपॉर्चुनिटीज़ एंड बाउंसिंग बैक। तो वो टाइम थोड़ा बताओ सर। एमटेक का 94 तक नाम बन चुका था इंडस्ट्री में, पहचान हो गई थी 94-95 में। उस टाइम एक कंपनी थी TIL लिमिटेड, दे वर द सोल सेलिंग एजेंट्स फॉर कैटरपिलर जनरेटर्स, DG सेट्स। तो उन्होंने मेरे को पहले अप्रोच किया कि भी आप, हमने कैटरपिलर DG सेट्स लॉन्च किया इंडिया में, व्हाई डोंट यू डू द सेल्स फॉर दिस प्रोडक्ट। मुझे ये फिर मेरी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वैल्यूज़ के साथ मैच कर गया, बिकॉज मैंने स्टडी किया कैटरपिलर के ऊपर एंड दे वर वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। आई वॉज ड्रिवन बाय दिस टेक्नोलॉजी, सो आई टुक अप देयर रिप्रेजेंटेटिव, आई स्टार्टेड मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट। DG सेट बेसिकली। DG सेट, सो दिस वाज अ न्यू प्रोडक्ट प्रोफाइल। ये भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ही लगेगा इंडस्ट्री में, बास्केट में। 97 में अगेन TIL ने मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी, इनवाइटिंग मी टू बिकम द OEM ऑफ कैटरपिलर, वेयर आई हैड टू फॉर्म अनदर कंपनी। सो मैंने उस टाइम एक नई कंपनी की स्थापना की, इनकैट पावर सिस्टम्स। यस, एट दैट टाइम एमटेक हैड मेड अ मार्क in this region. अलग कंपनी क्यों बनाई, मतलब ये कंपनी ने क्या करना था? Because this was an assembly unit हमें, because अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में। Exactly. So Amtech was a trading house. ओके। तो यहाँ पे इनकी गाइडलाइंस थी कि you have to have an assembly unit. So because as a DG set, Caterpillar would have given us the engines, तो हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स करना पड़ना था। तो हमने कर्लोस्कर इलेक्ट्रिक से बात की, स्टैम्फोर्ड उस टाइम कंपनी होती थी, ऑल्टरनेटिव बनाती थी, उनके साथ हमने टाई अप किया, उनके साथ OEM एग्रीमेंट साइन किया। TIL के साथ हमारा कैटरपिलर एग्रीमेंट हुआ। सो वी हैड पुट अप कंप्लीट असेंबली यूनिट इन चंडीगढ़ इन सेक्टर 29. You ventured into manufacturing. Actually, you can call it manufacturing, assembly, and OEM का बहुत बड़ा औहदा था। And who were the OEMs at that time? Big wigs, Sudhir Engineering, Jackson's, and they were big wig players who were well established. So suddenly, I came into that league. Maybe it was a little too early, which later on I realized, and that's where I lost huge chunk of all what I had saved, because by 99, Cummins was losing a big chunk of market because of Caterpillar. And Caterpillar was spreading their wings across the industry, and overnight they reduced their prices, which, and I was having a huge stock piled up of Caterpillar DG sets. I couldn't withstand that blow, because था तो सर्विस क्लास का है, पीछे कोई बैकअप तो था नहीं पैसे का, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि भी जो आएगा वो हम बेच देंगे। बट आई थिंक वो गलती थी। तो कहते हैं इंसान को अपनी चादर उतनी फैलानी चाहिए जितनी उसकी कॉम्पिटेंट या वो कैपेबल हो। शायद वो मैंने लाइफ की गलती थी। दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट लर्निंग ऑफ माय मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। कितना नुकसान हुआ आपका? वेल, आई लॉस्ट ऑल व्हाट आई हैड सेव्ड, मे बी इवन मोर। मैं काफ़ी कंपनी का कर्जदार भी हो गया। मेरे उस टाइम इतना, इन शॉर्ट इतना ही कहूँगा कि भी इतना कभी पैसा देखा नहीं था जितना देनदारी हो गई थी, बिकॉज स्टॉक जो मेरे पास पाइल्ड अप हो गया। इन कैट की बात कर रहे हो? इन कैट की बात कर। तो इन कैट में अदरवाइज भी मैंने ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं देखा था जितना मेरे पास स्टॉक था। आई हैड अ स्टॉक एट दैट टाइम अबाउट 2.5 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक, 1999। और अगर वो एक स्टैंडिंग स्टॉक का आपका 15% उसकी कीमत ही गिर जाएगी नीचे। मेरी लाइफ में इतना पैसा तो बनाया भी नहीं था। बट देन एक बहुत बड़ी लर्निंग लाइफ में मिली 99 में। अब मुझे आज भी याद है, मिस्टर सुमित मुजुमदार वॉज द चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TIL, एंड ये मौका मुझे ये चीज़ को कैसे झेलना है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, अ वेरी बिग चैलेंज, कि मुझे कंपनी की देनदारी खड़ी हो गई एंड आई डिडंट नो हाउ टू गिव इट बैक टू हिम। एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड आई कांट रन अवे फ्रॉम दिस। आई बोर्डेड अ ट्रेन, आई वेंट टू Calcutta, I seeked an appointment with him, and I still remember Sumit Mujumdar, the chairman of TIL, was a little surprised to see me, because he was not expecting कि जिस बंदे ने इतना पैसा देना वो खुद मेरे घर पे चल के मेरे पास आएगा।
इधर वो तो प्लान कर रहा था कि बंदों को इनके पीछे भेजो कि ये बंदा भाग ना जाए, पैसे इससे पैसे लेने हैं हमने. सो आई मेट हिम एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड आई विल पे यू एवरी पेनी फॉर इट, आई जस्ट नीड टाइम. आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड बाय द वार्मथ व्हिच ही गेव मी. I was not expecting that also. He embraced me, he gave me all the comfort. He says, and I think he didn't spell out, but the very fact he appreciated the fact that a guy who has to owe him so much of money is walking up to his office and to tell him that, sir, I'll pay you. I am committed. And I made it documented with him, not that on a verbal. I give it in writing to him, every part of it. And I came back. Well, rest, I think another opportunity came in my life. I winded up in CAT for sure, and a new opportunity came in shape of fuel. I got out of nowhere, I got a dealership of Caltex, because Caltex तब तक मेरा डीजीसेट का एक ब्रांड बन चुका था हरटेक का. People started, identifying me as a DGZ guy, as a Caterpillar guy. और बड़ी अच्छी मेरी मार्केट भी बन चुकी थी तब तक डीजीसेट. और डीजीसेट में आपका लुब्रिकेंट्स आर पार्ट एंड पार्सल. हैविंग टेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Caltex helped me to again start my revival. And within a year, in 2000, I still, एक साल में हमने पैसा पूरा उनको दे दिया. नहीं, मुझे 99 में जब आपने डीजी सेट, बट इसके कारण जब आप बोल रहे हैं कि इतनी इन्वेंट्री हो गई थी वहाँ पे उस टाइम पे, तो व्हाट वाज द रीज़न ऑफ पाइलिंग दैट इन्वेंट्री? कि लोग खरीद नहीं रहे थे डीजी सेट, कि वो क्या था उसमें पहले वो? नहीं, हमारी सेल्स के हिसाब से उस टाइम गलती क्या हुई कि अगर हम महीने में अगर हम लेट्स से 20 या 15 इंजन्स डीजी सेट बेचते थे, तो कंपनी अपनी मार्केटिंग और अपने वो टारगेट्स अचीव करने के लिए हमारे को ना ज़रूरत से ज़्यादा इंजन्स बुक कर देते थे. दैट्स वेयर आई मेड अ मिस्टेक. आई अलाउड देम टू कीप पाइलिंग अप माई स्टॉक. बट आई वॉज ऑलवेज हैविंग अ वेरी कॉन्फिडेंस कि यार ठीक है, आ रहा है तो चलो बेच देंगे, निकल जाएगी. पर वो जब मार्केट क्रैश हुई. मार्केट कैसे क्रैश हुई? क्यूमिंस ने अपने प्राइजेस डाउन कर दिए. मार्केट नहीं क्रैश हुई, क्यूमिंस ने अपने प्राइस डाउन कर दिए, बिकॉज दे वर लूजिंग अ बिग मार्केट शेयर. सो फॉर देम टू हिट बैक टू कैटरपिलर वाज टू रिड्यूस देयर प्राइस. दे वांटेड टू रिवाइव एंड टेक बैक दैट मार्केट ऑफ देयर्स. सो जब उन्होंने किया तो मेरा जो स्टॉकअप था उसकी प्राइस डीवैल्यू होगी, तो मुझे डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ी. उस डिस्ट्रेस सेलिंग में और नुकसान हुआ, बिकॉज आई हैड टू पे बैक टू TIL फॉर द स्टॉक. I would not go in very minute to it, but fact remained, it took me 2 to 3 years to pay them back. It was not that easy, क्योंकि distress selling. 2.5 करोड़ रुपया. Yes. And not only that, it was a turn of fate, मैं ये कहूँगा. Caltex की डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई. रिलायंस की रिफाइनरी हिंदुस्तान में स्टार्ट हुई 2000 में. They were looking for an industrial distributor, for marketing their LDO, जो उन्होंने हिंदुस्तान में लॉन्च किया था. और यही इसको मेरे ख्याल में इसी को डेस्टिनी कहते हैं. किसी ने उनको रिकमेंड कर दिया कि अगर पंजाब में आपने अपना सेल करना है और प्रोफेशनली अगर आपने चीज़ को प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, हरटेक एक एमटेक कंपनी है, उसके ऊपर कोई कंपनी नहीं अप्रोच दें. सो आई वॉज अगेन अप्रोच बाई वन ऑफ अ वेरी सीनियर पर्सन ऑफ रिलायंस, that why don't you come to Bombay, we would like to have a discussion with you on promoting our LDO. And that was when I entered in 2000 Reliance Bilaj Estate में, जहाँ उनका फर्स्ट पुराना जो उनका ऑफिस था. So that's where I entered there. So एक अपॉर्चुनिटी बंद होती है तो दूसरी खुलती है. So ये फ्यूल डिवीजन बनता है हरटेक ग्रुप का. Yes. And इस फ्यूल डिवीजन ने मुझे दोबारा खड़ा किया. I'll be very honest with you. जो गवाया था, और इसको मैं डेस्टिनी कहता हूँ, इसको मैं ऑनेस्टी और ईश्वर की कृपा भी कहता हूँ. वी बिकेम इन 2003 दी थर्ड लार्जेस्ट रीसेलर्स ऑफ रिलायंस इन द कंट्री. मतलब इसने हमारी एक आइडेंटिटी दिशा को चेंज. फ्यूल में भी ट्रेडिंग थी बेसिकली. इट वाज प्योरली ट्रेडिंग. सो एमटेक ऑलवेज वाज अ ट्रेडिंग कंपनी. सो एक ट्रांसफार्मर ब्रेकर वो तो चल ही रहा था, बट उसमें से इतना वो रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे. बट इस फ्यूल ने मेरे को उतना प्रॉफिट दे दिया कि मुझे मेरे जो लायबिलिटीज़ थे वो मैं आई कुड पे बैक. और कितनी एक कमाल की बात है
2005 में 6 में ये बिज़नेस बंद हो गया एंड बाय द टाइम दिस बिज़नेस क्लोज्ड आई सडनली रियलाइज दैट आई वाज डेट फ्री. मेरी सारी लाइबिलिटी पे आउट. मैं तो इसको दैट इज़ वेयर आई अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग ऑफ डेस्टिनी, द ट्रू मीनिंग ऑफ बिलीविंग इन योर सेल्फ. इलेक्ट्रिकल डिवीज़न पे हम जब बात करते हैं तो 91 से 2003-4 तक हम आ गए. आपने इन कैट का भी बताया, आप सारा चीज़ें बताई. तो 2004 के आसपास जो आज हरटेक का जो ईपीसी डिवीज़न जिसको हम बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांजिशन कैसे आया? हाउ डिड दैट हैपन? आपको जैसे ये पता ही है एमटेक में वी वर ऑलवेज एन एचटी. हमारी जो आइडेंटिटी बनी थी हमेशा 11 केवी के साथ कनेक्टेड एचटी में था और बहुत कम लोगों को ये मालूम है. 1997 में जब इनकैट कंपनी बनी थी, मैंने एक और कंपनी बनाई थी उस टाइम. उस कंपनी का नाम था एमटेक पावर सिस्टम्स. और उस टाइम आई हैड अ ड्रीम कि यार एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मुझे बड़ा इंस्पायर करता था. मुझे लगता था कि भी यार हाई वोल्टेज में जाना है. तो पंजाब में 66 केवी के सबस्टेशंस कहीं लगते थे और मैंने कई बार जब देखता था तो आई यूज्ड टू गेट कैरिड अवे विद this kind of high voltage products. I formed this company and even I started bidding. So जो EPC का जो concept है, most of the people identify me with 2005-6, but it was in 2000. It was in 1997 I formed Amtech Power Systems. मैंने एक साल बहुत bids किए और कई जगह विजिट किया, but that attempt I failed. People didn't receive me. Finally I had to give up. So 1-1.5 साल के एफर्ट के बाद कई लोगों को मैं मिला जाके, सर मेरी ये कंपनी में 66 केवी में काम करना चाहता हूँ. मे बी आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एट दैट टाइम. सो 2005 में दोबारा मौका मिला, बट दिस टाइम आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड. मुझे समझ में आ गई थी कि इस हाई वोल्टेज बिजनेस जाने के लिए अकेला प्रोडक्ट नहीं आपका काम करेगा. आपको 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए इसके साथ. 1, you of course have to have the best of the quality product, which I had. But then you have to have the best of the people who are technically very competent to take care of this kind of a high voltage business. So I picked up the best of the brains from the state electricity board and the infrastructure. ये 3 चीज़ों ने मुझे इस पिलर और फाउंडेशन के साथ then I formed, I went into this and that's where Amtech Energy and Power, जो एक हमारी EPC विंग थी 2007 में, we formed this company and we took it forward. वही इंडस्ट्री के पास आप गए? I went to the same industry, yes, and सबसे बड़ी बात मेरे इसमें ये थी कि by that time वो एक क्लाइंट बेस मेरा बन चुका था और फॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम उस टाइम चल रहा था और वही मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वर गोइंग ऑन एक्सपेंशन मोड. सो मेरे लिए एक रेडी मेड मार्केट खड़ा था, बट एक ही चैलेंज था. उस टाइम द मार्केट लीडर वॉज सीमेंस. दे हैड 80% ऑफ द मार्केट शेयर एंड दे वर डोमिनेंट इन दिस रीजन. सो फॉर मी अगेन अनदर चैलेंज केम दैट एक छोटी सी कंपनी, नो मैटर जो मर्जी जितनी मर्जी बातें कर ले, उसका प्रोडक्ट 11 के भी प्रोडक्ट में स्टैब्लिश था, बट 66 के भी में फिर एक्सेप्टेंस एक चैलेंज बन गया. बट बाय दैट टाइम येस आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड दिस टाइम एंड आई टुक सीमेंस. बट येस आई मेड देम एज माई आइडल. उनकी जो टेक्नोलॉजी और उनकी जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड, कोशिश किया कि उनके प्रोसेस को मैंने फॉलो करूं और आई टेक द बिजनेस फॉरवर्ड. जब हम 2007 में है, जब आप इनकॉर्पोरेट की कंपनी, इस टाइम तक 15 साल आपने ऑलरेडी बता दिए हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री में काम करके 15 से ज़्यादा साल आपने बता दिए हैं समझने में. तो उस टाइम पे कभी आपको लगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक है, विजन है एक, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, अभी भी इतने लोग, एक 1 बिलियन प्लस लोग हैं पूरी दुनिया में जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कभी ऐसे ख्याल भी आपके पास आए कि आज मैं इंडस्ट्री को पावर दे रहा हूँ, जो ये पावर हर बंदे के घर पे पहुँचे, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बने, तो उस टाइम पे ये चीज़ें आई दिमाग में कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड करना है? ये चीज़ टू एक्सेल इन दी पावर सेक्टर, और जो बात आपने अभी ये कही है, ये मेरा विज़न इस टाइम
ये विजन ने मेरे को इस टाइम ऑफ दैट लाइफ इसने नहीं ये दिया, ना मेरी ये सोच इस तरफ गई। इस टाइम ने दिस वाज अ टाइम व्हेन आई एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ एज एन EHV प्लेयर, went back to the same industry, started establishing myself as a established player. सोलर एक ऐसा माध्यम, मुझे एक मौका मिला जिसने मेरा ये सपना को साकार किया। बिकॉज रीचिंग आउट टू द एरिया वेयर बिजली नहीं थी और जिन लोगों के पास पावर की रिक्वायरमेंट जहाँ तक जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी, वहाँ तक पहुँचने का जो माध्यम था, जो एक सपना था, वो मुझे सोलर के माध्यम से आई कुड मैनेज। सोलर कैसे हुआ? अभी 2000 आप तो अभी सबस्टेशन बना रहे हैं पूरे पंजाब में इंडस्ट्री में, तो सोलर की अपॉर्चुनिटी कैसे आपके पास आई? कैसे रिन्यूएबल सेक्टर में आपने एंटर किया? 2007 से जो 2010 की जो हमारी जर्नी थी, आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस विच वी क्रिएटेड। बहुत कम लोगों को ये चीज़ मालूम है, 7 से लेकर प्रिसाइजली फरवरी 2011 तक हर महीने वी वर कमिशनिंग वन सबस्टेशन विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 2008 से लेकर फरवरी 2011। Every month we were commissioning one substation as an average, and by that time of 2011 we had commissioned 100 substations। 4 साल में 100 ग्रिड सबस्टेशन हम कमीशन कर चुके हैं इस रीजन में, पंजाब हिमाचल। दिस इज़ द एरिया वेयर वी बिलोंग। एंड इसी टाइम मुझे मौका मिला कि हिंदुस्तान का सबसे पहले ग्राउंड बेस्ड सोलर प्लांट अमृतसर रामदासपुर एक जगह पे लग रहा था 2.2 मेगावाट का, और उनको एक 66 kV की सबस्टेशन की ज़रूरत थी। मेरा उनके साथ संपर्क हुआ और एक नया ओपनिंग हमारी सोलर फर्टिलिटी में, सोलर एरिया में हमारी हुई। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आई वुड से हर टेक। बिकॉज इसी कंपनी के साथ बाद में जब इन्होंने यूपी में, राजस्थान में, गुजरात में प्लांट्स लगाए, बिकॉज ऑफ माई गुड सपोर्ट सर्विसेज विच आई गेव देम इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, जो सोलर में बहुत अहमियत होती थी उस टाइम कि भाई आप टाइमलाइन और क्वालिटी को कितना लेवल में मेंटेन करते हैं। एंड वी मेड अ मार्क बाय दैट टाइम ऑन दैट। एंड इस माध्यम से मुझे पूरे हिंदुस्तान में आज अगर आप लेके चलिए सोलर में, वी आर स्प्रेड अक्रॉस 17 स्टेट्स, more than 70, मतलब across 17 states we have already done our solar business. So this helped me to reach the remotest of the area जहाँ पे बिजली नहीं थी। So ये जो विजन था कि 130 जो हमारे करोड़ की जो एक आबादी में जहाँ तक अभी भी लोग पॉवर्टी में है, पावर नहीं है, मुझे ये इंडस्ट्री ने बहुत मदद की टू रीच आउट टू देम। उसी दौरान 2012 के आसपास दो बहुत एक माइलस्टोन्स होते हैं ग्रुप में। एक जिसकी आप ट्रेडिंग करते थे 91 में, वो आप मैन्युफैक्चर दोबारा आपने स्टार्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न। तो कैसे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग का फिर विजन दोबारा? आपका एक्सपीरियंस एक ऑलरेडी ख़राब रहा था 97-98 में, तो 2012 के आसपास आपने फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और वही इक्विपमेंट की आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और एक डिफरेंट ब्रांड नेम से स्टार्ट की हटेक के। तो वो टाइम थोड़ा बताएं कि कैसे आपने उसको टेक फॉरवर्ड किया। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि 2007 में जब मैंने ये EPC विंग फॉर्म किया, आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, आई हैड डन माई होमवर्क, आई हैड डन माई ग्राउंड वर्क। उसी माध्यम को लेते हुए जब ये मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट आया, इट वाज बेसिकली अ सॉल्यूशन ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम अपने रीजन में एज एन EPC कंपनी वेल एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे। हमने इवन सीमेंस से आगे हम निकल चुके थे। इस रीजन में वी वर हैविंग ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मार्केट शेयर इन दिस रीजन ऑफ पंजाब, हिमाचल, इफ आई वुड से। एंड देन आई ऑल्सो न्यू कि ये बिजनेस में रहने के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। उस टाइम कंपनी लाइक अरीवा, श्नाइडर, जो आज उसका नाम श्नाइडर के साथ जब मेरी पार्टनरशिप एक डिफरेंट लेवल पे चली गई, व्हेन वी बिकेम वन ऑफ देयर टॉप एंड इंटीग्रल पार्टनर, उस टाइम मुझे ये मौका मिला बिकॉज कंट्रोल एंड रिले पैनल्स की हमें डिलीवरी की बहुत प्रॉब्लम आती थी।
कि जब हम EPC का पूरा बिजनेस करते थे, हम जब C&R पैनल में हम हमेशा मात खाते, एंड दैट इज़ व्हेन आई अप्रोच्ड Schneider, why not you give me this technology with your, the relays which you have a product. And it was a true concept of backward integration. It paid us a big dividend, and that was a new beginning of her take as a manufacturing. And as I said, this time I was well prepared. I had the business, I had the order, so I had the market. It was only to complement that market in terms of timeline and benefiting and getting into a backward integration where I have a better grip in my commitment values and taking it forward. जिसकी आपने ट्रेडिंग की इतने साल, तो फिर वही आपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, असेंबली स्टार्ट कर दी. Absolutely. तो कौन से प्रोडक्ट्स आप बना रहे थे उस टाइम पे आपने स्टार्ट किए? वेल हमने शुरुआत तो कंट्रोलर रिले पैनल के साथ किया. उसके बाद फिर एज वी ग्रू इन द मैन्युफैक्चरिंग MV स्विच गियर पैनल्स, जो मीडियम वोल्टेज, जो मेरी ज़िंदगी के सबसे पहला प्रोडक्ट था, ऑयल सर्किट ब्रेकर विच इवेंचुअली बिकेम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स. सो VCB का हमें Schneider के साथ एक पार्टनरशिप का एक मौका मिला. सो वी वेंचर इनटू दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स, MV पैनल्स. देयर वाज नो लुकिंग बैक देयर आफ्टर. हर टेक का हमारा फिर एक आज की डेट में एक सेपरेट एक मैन्युफैक्चरिंग विंग बना हुआ है. Today we have a range of 11 kV product profile with us, again complement to the power sector and maintaining the high quality standards which we've always believed in.